अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज 31 मार्च 2023 है और जुम्मे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम शामिल करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कसूर में एक जलसा किया है, उस हवाले से बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उसके कुछ हकायक आपके साथ बयान करेंगे और उसी जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने क्या कुछ फरमाया है, उसमें से दो चार बातें सिलेक्ट की गई हैं आज की इस वीडियो के हवाले से कि आपको उस पे भी कुछ तबसरे दिए जाएं। साथ में ही कुछ बयानात शेयर करेंगे, जैसे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कुछ फरमाया है, फैसल जावेद साहब, इरशाद भट्टी साहब और सबसे बड़ा बयान एतजाज़ अहसन साहब का, वो भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान का तरीक़ा वारदात क्या है, वो भी आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कसूर में जो मरियम नवाज़ साहिबा ने एक जलसा किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है मलिक अहमद साहब की। मलिक अहमद साहब जो कि एमपी पंजाब भी हैं और उस वक्त जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब सीएम हुआ करते थे, उस वक्त सीएम साहब के फोकल पर्सन भी रहे हैं। यानी बेसिकली हम कहते हैं कि ये शहबाज ग्रुप के हैं। लेकिन इस जलसे को बहुत गौर से इसलिए भी देखा जा रहा था कि शहबाज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक अहमद ख़ान की कॉन्स्टिट्यूंसी में मरियम नवाज़ जब जलसा करती है तो आया उसको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है मलिक अहमद की तरफ से। जलसे में लोग कितने आए, जो कि एक सबसे बड़ा सवाल रहता है हर जलसे के हवाले से, सभी लोग पूछते हैं। पीएमएल-एन के मुताबिक जलसे में लोग आए हैं 20 से 25 हज़ार और दर हकीकत ये लोग दिखे भी हैं। लेकिन ये लोग आए कैसे, इस पे बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, बल्कि बहुत सारी वीडियोस तक इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। कॉपीराइट की वजह से वो वीडियोस चला तो नहीं पाऊँगा, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत आपको सुना सकता हूँ। ये जलसा एक वलीमे की दावत की तरह लग रहा था। खुली खुली कुर्सियां और टेबलें रखी गई थी और खाने का इंतज़ाम किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि मुस्लिम लीग नून बिरयानी के हवाले से बहुत मशहूर है। अब देखने की बात सिर्फ ये है कि क्राउड आया, वो जलसा सुनने आया है, यानी जो जलसे का मेन स्पीकर है उसको सुनने आया है, या वो कोई और मकसद लेकर आया है। अब कुछ फ़ोटोज़ भी जारी की गई हैं इस जलसे के हवाले से। ये एक फ़ोटो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप से इस वक्त जलसों में से लोगों को कम करना या कम लोगों को ज़्यादा करना अब कोई मसला नहीं रहा। अब इस फ़ोटो में आप देखिए कि 4 रेड सर्कल्स बने हुए हैं। अब ये रेड सर्कल्स क्या हैं? ये बेसिकली रिपीटेशन है, यानी उसी जलसे का एक सीन लेकर जो कि 4 जगहों पे लगा के और आवाम को बढ़ा के दिखाया गया है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये टुकड़ा तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे निशानी के तौर पर एक पिंक शर्ट में बंदा जो खड़ा हुआ है वो यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, दूसरी जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह भी खड़ा हुआ है। यानी इसको यूँ दिखाया गया है कि लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, वैसे भी हमने जो वो जलसा ख़ुद भी देखा और हमें जो रिपोर्ट्स आई हैं, जलसे में आवाम अच्छी थी। यानी मरियम नवाज़ के पिछले जलसों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसमें आवाम अच्छी थी, लेकिन 20 से 25 हज़ार लोग। अब ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाहौर मीनार पाकिस्तान से बड़ा जलसा था, जो कि एक पॉसिबल चीज़ ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ग्राउंड की जब आप मेयरमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने लोग इसमें आ सकते हैं। और उसके बाद जो हमने करीबी वीडियोस यानी जो आवाम में वीडियोस देखी, तो मैंने आपको बताया कि दूर दूर कुर्सियां लगाई गई थी और कुर्सियों के साथ टेबल भी लगाई गई थी, जैसे दावत वलीमा में होता है कि टेबल और उसके सराउंड में कुर्सियां लगाई जाती हैं, इसी तरह लगाया गया था और बिरयानी का ख़ास इंतज़ाम किया गया था। बहुत सारे लोगों से जो सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आप इस जलसे में क्यों आए हैं, बोला बिरयानी खाने आए हैं। और उसके बाद बिरयानी पे जो बदनज़मी हुई और उस बदनज़मी की वजह से जलसे को जल्दी ख़त्म करना पड़ा। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बिरयानी की किस तरह से बोटियाँ निकाल कर ये बंदा खुशी खुशी लेकर जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसी फ़ोटो में आप देखेंगे, ये मैंने वीडियो से एक स्क्रीनशॉट उठाया है कि जो मीनार पाकिस्तान में इमरान खान की आवाम है वो कितनी एक हम बोले ना कि रेस्पॉन्सिव आवाम होती है, जो कि बेसिकली जलसा सुनने आई है।
اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے جلسوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ عوام کو سوزوکیوں میں اور گاڑیوں میں بھر کے لایا نہیں جاتا ہے، عوام خود پہنچتی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں ان میں لوگوں کو بسوں میں بھر کر لایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تو زبردستی لایا جاتا ہے کہ بھائی آؤ کسی بھی طرح ورنہ نوکری چلی جائے گی، اور جس طرح کی اور کچھ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اسی جلسے میں جو مریم نواز نے کچھ باتیں کی ہیں، ویسے تو بہت ساری ریپیٹیٹو باتیں ہیں، اور ایز یوزول وہ جیسے کہتی ہیں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے عمران خان کا نام لینے سے، لیکن عمران خان کے علاوہ میں نے آج تک جلسوں میں ان کو کسی اور کا نام لیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ماضی بن چکا ہے۔ میڈم، یہ آپ کی خواہش اور خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ نواز شریف پاکستان کا ماضی بن چکا ہے، اور مریم نواز ابھی ماضی نہیں بنی ہے، لیکن عنقریب اگر الیکشن کروا لیے تو وہ بھی ماضی بن جائیں گی۔ آگے فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ سہولت کار چلے گئے، گدھے سے لکیریں بھی اتر گئیں۔ گدھا تو گدھا ہوتا ہے، جتنی مرضی لکیریں لگائی جائیں۔ یہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جیسے زیبرا ہوتا ہے نا، زیادہ خوبصورت ہوتی تو وہ گدھے کی نسل ہے، لیکن وہ ذرا خوبصورت ہوتا ہے ان لکیروں کی وجہ سے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گدھے کے اوپر لکیریں لگا کر زیبرا بنا گیا، اور وہ لکیریں جو ہے وہ ہٹ گئی۔ اب دیکھیں کتنی گری ہوئی بات کر رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ عمران خان کی عزت کریں، آپ اپنی ہی عزت کر لیں۔ یعنی کم سے کم اگر کوئی یہ بولے گا میں تو اس پہ بھی کنڈیم کروں گا کہ یعنی کیسے، اب میں وہ لفظ بھی بولوں کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈر ہے وہ گدھی ہے یا کچھ اس طرح سے، یعنی کتنا برا لگے گا۔ اور ویسے بھی لاجیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو اخلاقیات باقی ہونا چاہیے۔ یہ میں اسپیشلی ان لوگوں کے حوالے سے کہتا ہوں جو میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ یہ جو بد اخلاقیات ہے یہ پاکستانی سیاست میں عمران خان نے ڈالی تھی، اور میں نے ان کو بہت سارے ثبوت بھی دکھائے ہیں کہ آپ بد اخلاقی دیکھ لیجئے جب عمران خان کا پاکستانی سیاست میں وجود بھی نہ تھا، یعنی 88 اور 92 کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت بھی یہ بد اخلاقی یا بدتمیزی جو ہے یہ پاکستانی سیاست میں کون لایا۔ میں نے اس وقت آپ کے بیانات بھی شیئر کیے تھے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ایک بیان مجھے آپ پی ٹی آئی کی طرف سے دکھا دیں جو کہ کسی لیڈر کے حوالے سے کوئی غلط بولا گیا ہو۔ اس کے بعد میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نون لیگ کی طرف سے جو ورڈ بولا جاتا ہے یوتھیے، آپ سمجھدار ہیں کہ وہ کس ورڈ کو میچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر جو ان کی طرف سے ورڈ بولا جاتا ہے عمران ڈو، اب یہ بھی آپ سمجھدار ہیں کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں یہ الفاظ بول نہیں سکتا ہوں، میرا ایک فیملی پروگرام ہے، لیڈیز بھی دیکھتی ہیں ہمارے اس پروگرام کو، تو یہ چیزیں میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک لفظ دکھا دے جو کہ اخلاق سے گرا ہوا ہو، جو کہ نون لیگ یا نون لیگ کے سپورٹرز کے لیے پی ٹی آئی نے سجیسٹ کیا ہو یا بولا ہو۔ یعنی بد اخلاقی اگر آپ بات کرتے ہیں تو صرف نون لیگ کی طرف سے ہی پھیلائی جاتی ہے۔ آگے کہتی ہیں جیسے کہ اب ایک اور بد اخلاقی کا نمونہ دیکھ لیجیے کہ ایک نشئی کے کہنے پر پنجاب کی اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آئین میں آپ کو جو چیز اجازت ہے، یعنی بیسیکلی آئین نہیں توڑنا نا، آپ تو اس وقت الیکشن سے فرار ہو کے آئین توڑنے ہیں۔ جو آئین میں اجازت ہے اس کو آپ کسی طور غلط کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب اسمبلیاں توڑنے کی اجازت آئین میں دی گئی ہے تو توڑ دی۔ اب اخلاقی طور پہ اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے کہ یہ توڑنی چاہیے تھی یا نہیں توڑنی چاہیے تھی۔ اس پہ آرگیو یا پھر کاؤنٹر آرگیوز بھی ہونے چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کو کسی بھی طرح غیر آئینی اور غیر قانونی کہہ ہی نہیں سکتی ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بھی اسمبلیاں توڑی ہیں، ان کو کبھی بھی کسی نے غلط لفظوں سے نہیں پکارا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بیسیکلی کیوں اتنا بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آئے ہیں، کیونکہ اندرونی حقائق تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ
अब इनकी सियासी मौत हो रही है। पाकिस्तानी सियासत में PMLN अब तकरीबन ख़त्म होने पर है। जिस हवाले से आपने डिफरेंट बयानात, यानी राना सनाउल्लाह साहब के बयान या ख्वाजा साद रफ़ीक के बयान जो मैंने शेयर किए थे वो भी आपने सुने होंगे। वो सुनने के बाद अब आपको लगेगा कि ये बदतमीज़ी पे क्यों उतर आए। ये वो होता है कि जब आप बिल्कुल ही हार जाएं, बदमज़ा हो जाएं कि किसी चीज़ में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या बात करने की तमीज़ बचेगी और क्या बात करने में मज़ा आएगा। ये बात एक ज़रा सोचने की है। जाते जाते कुछ बयानात शेयर करेंगे। एज़ यूजुअल आपको पता है मेरी वीडियो का फॉर्मेट यही होता है कि मैं बयानात शेयर करता हूँ और फिर उन पे तबसरा करते हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब फरमाते, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ कोई भी भूख से नहीं मरता। कमाल की बात है, यानी ये बात पूरी दुनिया को भी नहीं पता, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब को पता है। जबकि दुनिया अजीब अजीब सी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के हवाले से शाया करती हैं कि भूख से रोज़ाना के हिसाब से इतने लोग मर रहे हैं और इतने मर रहे हैं, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब एक नई ही चीज़ लाए हैं मार्केट में। थोड़ी सी बात करेंगे कोर्ट्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त कानून में तरामीम की जा रही हैं, और तरामीम क्यों की जा रही हैं कि इस चीफ जस्टिस को हटा के और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और उसके बाद अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं, जो कि कहा जाता है कि ज़रूरत नज़रियात के तहत फैसले देते हैं, ना कि आइन के मुताबिक। उस हवाले से जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है हुकूमत का, उस हवाले से कुछ बयानात भी शेयर करेंगे और उन पर कुछ तबसरा भी देंगे। हसन खावर साहब फरमाते हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जस्टिस मुनीर के फैसले और नज़रिया ज़रूरत ने अगली 5 दिहाइयों को गैर आइनी इक़दामात और 4 मार्शल लॉ की राह हमवार की। पाकिस्तान आज फिर तारीखी दोराहे पर खड़ा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के आने वाली 5 दिहाइयों का तयन करेगा। यानी इस वक्त ये इसी चीज़ को लगे हुए हैं पीछे कि किसी भी तरह ये फैसला जो अवाम के हक़ में या आइन के हक़ में है वो नहीं आने पाए। और उसी तरह का जो कि फैसला जस्टिस मुनीर साहब ने उस वक्त दिया था मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब के दौर में, उसी तरह का फैसला ये लोग अब चाह रहे हैं। और यह मकबूल जान साहब फरमाते हैं इसी हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरामीम के हवाले से, कि 100 मोटो पर अपील का हक मिलेगा और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपील कर सकेंगे। तो फिर रिजीम चेंज वाले दिन जो रात को 100 मोटो अदालत लगी थी उसके खिलाफ भी अपील हो सकेगी। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि बेसिकली 100 मोटो कानून में जो तरामीम की जा रही हैं, तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पिछले तमाम फैसले भी रिवाइज होंगे और उसमें नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा। अगर उनको रिलीफ मिलेगा और तमाम जो नज़र षानी होगी, तो फिर वो नज़र षानी तो उस रात यानी 10 अप्रैल 2022 वाली रात जो 100 मोटो लिया गया था उस पर भी होगी। ये तो फिर एक कमाल हो जाएगा। अब किस तरफ जाएंगे, यानी बेसिकली कहने का मकसद ये है कि एक और कानूनी और आईनी बहरान सर उठाने को है। यानी बस कह सकता हूँ कि दुआ कीजिए इस मुल्क के हक में जो बेहतर हो वो हो जाए। लेकिन हम अगर देखते हैं कि शरीफ ख़ानदान का तरीक़ा वारदात बेसिकली इसी तरह ही होता है कि सारे जज खरीद लो, जो न बिके उस पर ख़रीदे हुए जज छोड़ दो। किस्सा मुख्तसर, यानी जजों को खरीदो जितने खरीद सकते हो, जो न बिके उसके ऊपर उन खरीदे हुए जजेस को छोड़ दो और फिर खुद ही आपस में लड़ते रहेंगे और फैसला इन्हीं के हक में आ जाएगा। एतजाज़ एहसन साहब ने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंसाफ को भूल जाएं, अब कोई इंसाफ, कानून और आइन की हाकिमियत की तवक्को ना रखे। हमने इन जजेस के लिए लड़ाई लड़ी है, अदलिया बहाली तहरीक चलाई है, क्या इन जजेस को नज़र नहीं आ रहा? यानी इस तरह से हमने आज़ादी दिलवाई है अदलिया को और आपस में ही इस वक्त लड़े पड़े हैं। और आखिर ये जंग जाएगी किस तरफ, क्योंकि एक बड़ा इदारा, उसके जो बड़े बड़े ओहदेदारान आपस में उलझ पड़ेंगे,
तो फिर किस तरह बात आगे बढ़ेगी। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आखिरी बयान शामिल करेंगे इरशाद भट्टी साहब का। कहते हैं कि बिला तबसरा 1997 में मुस्लिम लीग हुकूमत जस्टिस इरशाद हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मजीद अहकामात तक काम करने से रोक दिया। 2023 मुस्लिम लीग हुकूमत जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच का इख्तियार नहीं, सो मोटो का आइन में वजूद नहीं, रूल्स बनाने तक तमाम सो मोटो केसेस मुलतवी कर दिए जाए। यानी कहानी स्क्रिप्ट जो है वो सेम है और तकरीबन हम देखते हैं ख़ानदान भी सेम है, सिर्फ नस्लें चेंज हो गई हैं। नाज़रीन, हमारी वीडियो का वक्त तो पूरा हुआ चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।